आरक्षित सीटों पर ही उन महिलाओं को नहीं आना चाहिए जो दूसरी महिलाओं की आवाज़ बनती है। तो इनको एक किनारे में रखते हैं और अपना षड्यंत्र जारी रखते हैं और वहाँ एक ऐसी महिला को ला के बिठा लेंगे जिसको हम कभी जानते नहीं थे। मैं रागनी परते हूँ। मैं मध्य प्रदेश के ज़िला मंडला से आती हूँ, जो कि एक आदिवासी ज़िला है, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। मैं वहाँ रहती हूँ और बिछिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 105 और अभी बिछिया जनपद में मैं जनपद सदस्य भी हूँ। राजनीति में जुड़ाव तो मेरा पहले से ही था और मैं सोशल वर्कर थी और सोशल वर्कर भी मुझे मतलब जो महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, उन सब चीज़ों को लेकर के मैं महज 14 साल की उम्र में मैंने सोशल मूवमेंट से जुड़ी और मैं पढ़ाई के साथ साथ पूरी राजनीतिक परिदृश्य में तो मैं बाद में आई, पर सामाजिक परिदृश्य में मैं पहले से ही थी। और 14 साल की उम्र में मेरा एक माइलस्टोन था, वो मुझे मजबूर कर दिया महिलाओं के लिए काम करने के लिए। वो ये था कि मैं जब 14 साल की उम्र में थी और मेरे पिताजी के साथ जब मैं बाज़ार गई मार्केट में, तो वहाँ मेरे समुदाय की कुछ बहनें थीं, कुछ महिलाएं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जंगलों से लकड़ियाँ लाकर उनको बेचकर अपना जीवन पालते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। तो उन महिलाएं इतने जंगलों से लकड़ियाँ लेकर और 12-15 किलोमीटर, जब उस टाइम का जो समय था, उस टाइम में वो लोग जब बेचने के लिए जब बड़े शहरों में जब लेकर आते थे कि आज बाज़ार भी जाना है और 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल भी जाना, तो वो अपना पीछे अपना बच्चा भी रखा है और सिर पे लकड़ियों का गट्ठर भी रखा है और वहीं पर महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं को भी शोषण होना पड़ा। वो चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई कि वहाँ कुछ शहरों में कुछ महिलाएं थी जो बैठी थी और उन्हीं महिलाओं को आवाज़ दे रही थी कि लकड़ी इधर आओ। तो वो चीज़ मैं 14 साल की उम्र था, उतना मुझे समझ थी नहीं। मैंने उन लकड़ी इधर आओ तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि लकड़ी इधर आओ, लकड़ी मतलब पैदल कैसे उनके पास तक पहुँच कर जा रही है। अब मैंने अपने पिताजी से भी, मेरे फादर से सवाल किया कि लकड़ी कैसे पैदल जाएगी, ये लकड़ी बुला रहे हैं, इनको ये नहीं बुला पा रहे हैं कि दीदी इधर आओ, कि बहन जी इधर आओ, बाई इधर आओ, है ना, ये कुछ भी संबोधन कर सकते थे। तो मेरे पिताजी भी मुझे कुछ संतुष्ट नहीं कर पाए और फिर मैं वहाँ से निकल गई। पर दिमाग में मेरा एक यही पॉइंट गूंजता रह गया पूरे समय कि लकड़ी इधर आ, मतलब लकड़ी कैसे जाएगी। और ये मेरे आदिवासी समाज की बहनें हैं जो गांव से आ रहे हैं, ग्रामीण एरिया से शहर में, तो वहाँ पर भी महिलाओं में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भेदभाव मैंने देखा। तो मुझे लगा कि महिलाएं यार ऐसा क्यों। तो जब दूसरे दिन मैं स्कूल गई तो मेरे मित्रों के साथ बैठकर इस विषय पर मैंने चर्चा की, तो उन लोगों को भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, मेरा प्रश्न रह ही गया। फिर भी मैं उसको बार बार दोहरा रही थी कि ऐसा क्यों। फिर मेरे 2-4 मित्रों के बीच में लगातार ये बात हुई, तो हमने एक टीम बनाई और उस टीम के ज़रिए हमने उन चीज़ों के लिए, हमारे स्कूल के बाजू में भी एक हमारा ही आदिवासी समाज रहता था, वहाँ पर वो शराब के नशे में धुत रहता था, पत्नी को पीटता था। वो चीज़ें देख रहे थे हम लोग, तो ऐसा आखिर महिला क्यों पुरुष को नहीं मार सकती, क्यों हाथ नहीं उठा सकती, सिर्फ वो ही पिट रही है, आखिर क्यों। तो आखिर क्यों, ये सवालों ने मुझे झकझोर के रख दिया और मेरी जर्नी 14 साल की उम्र से शुरू हो गई। ये चीज़ें तो कई जगह ऐसा हुआ कि आरक्षण के हिसाब से जैसे देखे कि हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, अक्सर मैंने उन चीज़ों को महसूस किया कि यात्रा के दौरान वहाँ पर लिखा होता है बस में कि इतने से इतने सीट महिला को आरक्षित सीटें। तो आरक्षित सीटें जब महिलाओं के लिए है तो वहाँ पुरुष क्यों बैठे हैं और महिलाएं खड़ी हैं वहाँ पर।
तो जब मैं सफ़र करती थी बस में तो मुझे भी ये मतलब वो चीज़ को फिर मैं क्वेश्चन करने लगती थी बस के लोगों से कि भाई आप परिवहन कर रहे हैं, इसमें इतना लिखा हुआ है कि यहाँ पर सरकार गवर्नमेंट का ही आदेश होगा तभी आपने लिखा है कि यहाँ महिला आरक्षण है सीट में भी, बस में जो जर्नी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पुरुष लोग बैठे हैं, ऐसा क्यों? वहाँ सिर्फ महिला ही रिजर्व होना चाहिए। और देखें कि वहाँ पुरुष बैठे और महिलाओं को जो सीट नहीं मिली है वो लोग खड़े हैं, तो यहाँ अधिकृत तो वही होंगे ना जो उनको बैठने के लिए यहाँ पर आपने लिखा है स्लोगन आपका। तो वहाँ पर भी मेरी बहस हो जाती थी। तब मैंने समझा कि यार महिलाओं को हर ही जगह दबाया कुचला जाता है जैसे सारी चीज़ों में। और हम देखते हैं कि जो पितृसत्ता है वो इस तरह हावी है समाज से लेकर पॉलिटिक्स में भी। हम ये चीज़ें मतलब घर से ही लेकर हम इन चीज़ों को चल रहे हैं ना, कि घर में भी हमें को बराबरी का हिस्सा कभी नहीं मिला। जो सकारात्मक एक सोच है वो सोच में मतलब कहना चाहिए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हम देख रहे हैं हर जगह में कि महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिल रहा है। इसलिए महिलाएं लड़ रही हैं, सीख रही हैं अपना बराबरी का हक लेने के लिए, वो लड़कर अपना हिस्सा मांग सकती है, ऐसा मुझे है। और जब मैं उनसे लड़ाई की बसों में तो वहाँ महिलाओं को बिठाला गया तो मेरे हौसले बढ़े कि ऐसे ही लड़ना है तभी जा कर के हम उस जगह तक पहुँच पाएंगे। राजनीति में भी जैसा हम देखते हैं कि जो महिला सबकी आवाज़ बन सकती है, जो महिला मतलब कहना चाहिए कि शोषित वंचित जो महिलाएं हैं जो अपनी आवाज़ों को उठा नहीं पा सकते, उनकी आवाज़ों को आवाज़ बनना अगर वो चाहती है और उसमें इतनी काबिलियत है, क्षमता है, तो उसको राजनीति में इस तरह से पकड़ के खींचा जाता है। यहाँ भी बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है महिलाओं के साथ, वो मेरे साथ खुद गुजरा है, इसलिए मुझे इन चीज़ों का अनुभव है। जैसे कि राजनीति में जब मैं आना चाही, जब मेरा नाम आगे आ रहा राजनीति में, तो फिर ये महिला आगे इतना इसका नाम कहाँ से क्यों आ गया? मतलब वो ये आया ना कि हम ज़मीन में काम किए, हमारे पास ज़मीन है। जब तक हम सोशल मूवमेंट में ज़मीन तैयार नहीं करेंगे तब तक हम राजनीति में नहीं आ सकते, क्योंकि राजनीति के लिए ज़मीन ज़रूरी है। और मैं ज़मीन में इतनी गड़ चुकी हूँ कि मुझे तो अंकुरित होना ही है, ये तय है। और वहाँ से मतलब महिलाओं को ज़मीन में गाड़ने के लिए ये लोग तैयार हैं कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिस तरह से मैं जनपद का चुनाव लड़ी, उस जनपद में मुझे अध्यक्ष बनना था, वो आरक्षित सीट थी। उन आरक्षित सीटों में भी हमारे पितृसत्ता जो हैं वो इतने हावी हो जाते हैं पार्टी स्तर पर कि आरक्षित सीटों पर ही उन महिलाओं को नहीं आना चाहिए जो दूसरी महिलाओं की आवाज़ बनती है, उन महिलाओं को नहीं आना चाहिए जो उनके लिए लड़ती है, उनके लिए धरने देती है। ऐसी महिलाएं आना ही नहीं चाहिए। तो इनको एक किनारे में रखते हैं और अपना षड्यंत्र जारी रखते हैं, और वहाँ एक ऐसी महिला को ला के बिठा लेंगे जिसको हम कभी जानते नहीं थे। ऐसा मेरे साथ हुआ। एक ऐसी महिला को हमारे पार्टी के लोगों ने ला के वहाँ बिठाल दिया जिसको हमने कभी किसी कार्यक्रम में देखा झंडा ना दरी फट्टी उठाते, क्योंकि उनको अपने हिसाब से काम कराना है ना। महिलाओं की आवाज़ बनना ही तो यहाँ पर एक समझ लीजिए कि उनको एक चैलेंज मिलता है, तो ये चैलेंज नहीं होना, ऐसा उनका मानना है, ऐसा मैं समझती हूँ। शक्ति अभियान इसलिए ज़रूरी है मुझे लगता है कि जिस तरह से जो महिलाओं की राजनीति को दबाया कुचला जा रहा है, तो एक यूँ प्लेटफॉर्म है, एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें महिलाएं अपनी बात, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। ये मैंने देखा अभी तक की जो मेरे 6 मंथ की जो जर्नी है, 6 महीने से मैं जुड़ी हूँ, तो इस जुड़ाव में मैंने पाया महिलाओं को अपनी बात रखते हुए। तो एक मुझे लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और इसमें महिलाएं उभर कर आएंगी और अपनी आवाज़ों को, अपने हक अधिकारों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे पहुंचाएंगी और ज़मीन के अंतिम छोर तक बैठी उस महिला की वो आवाज़ बन सकती है। और शक्ति क्लब से जुड़ने के बाद मेरा जो अनुभव है कि हमको अगर पार्टी संगठन के लिए काम करना है, हमारा संगठन अगर मजबूत करना है, और एक कहना चाहिए कि एक ये राजनीति में हम महिलाओं को कैसे भागीदारी दें
और कैसे उनको जोड़ें, इसके लिए हमें ज़मीन स्तर पे, बूथ स्तर पे तैयारी करनी ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारा बूथ मजबूत होगा, बूथ हमारा अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तभी हम जाके चुनाव जीत पाएंगे। और हर एक राजनीति का पहलू है कि चुनाव लड़ना, मतलब कहना चाहिए कि जो बूथ की प्रक्रिया है वो सर्वोपरि मैं मानती हूँ। जिस तरह से आज महिलाओं को जो बूथ स्तर की भागीदारी से बाहर रखा, क्योंकि महिलाएं चूल्हे के अंदर से वोट निकाल के लाती है, वो हर महिलाओं के घर में के अंदर घुस जाती है, उनसे बात करती है कि हमारे संगठन को, हमारी पार्टी को आपको वोट देना होगा, और वो वहाँ से उनका वोट कलेक्ट करके लाती है। फिर हम महिलाओं को बूथ में बैठने का अधिकार नहीं मिलता। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा शक्ति क्लब अभी बन रहा है, तो इसमें बूथ स्तर पर महिलाएं बैठेंगी, बूथ स्तर पर काम होगा, अच्छा काम होगा, और निश्चित ही भविष्य में अच्छा इसका परिणाम दे पाएंगे। और अगर हम, जैसे कि चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन हमको चैलेंज को भी चैलेंज करना है ना, तब हम जाके काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी हम किसी भी महिला, क्योंकि हम महिला हैं तो एक महिला से बात करना हम बिल्कुल हमारे लिए सरलता है, कोई कठिन नहीं है। उससे एक बार दो बार बात करेंगे, अवश्य ही मतलब उसके दिमाग में आएगा कि ये हमसे बात करना चाह रही हैं, हम इनकी बातों को सुने कि कह क्या रही हैं। तो फिर वो ऑटोमेटिकली उनका जुड़ाव होता है। और वो हम जो शक्ति अभियान का जो मूल मंत्र होता है उसको जब हम बताते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ती हैं। मैं शक्ति क्लब 5 शक्ति क्लब बना लिए थे, और जो बूट कैंप कराने का था कि बूट कैंप आप कराइए, तो 5 शक्ति क्लब तो मैंने उनको बना कर दिया। और इसके साथ ही मतलब मैं तो 52 शक्ति क्लब बना चुकी, समझ लीजिए। मतलब 52 बूथ से मैंने एक एक महिला बुला करके, और उसको जो हमारा शक्ति अभियान का बूट कैंप हुआ था उसमें मैंने उनको समाहित किया। तो महिलाएं काफ़ी प्रसन्न थीं कि मतलब कभी हम आपके साथ जुड़े हैं वर्षों से, लेकिन जब हम आपके साथ आते हैं तो एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी करके निकल जाते हैं। पर आज जो आपने यहाँ पर कराया, आज जो आपने यहाँ पर सिखाया, आज ने जो यहाँ पर हम लोगों को, हर महिला को मंच मिला, हर ने अपनी बात माइक से आवाज़ अपनी रखी, तो उनको बड़ा ही मतलब अच्छा लगा कि ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, इसको आप हमेशा निरंतरता में लाइए और ये करते रहिए। और एक क्रांतिकारी आवाज़ है महिलाओं की। और ये जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो इंदिरा फेलोशिप है, हम इंदिरा जी के जो कार्यकाल हैं उनसे हमको शक्ति मिलती है। और हम जो अभी के परिवेश में राजनीति हम क्यों आए, ये हमारा ये है कि हमको अपना पावर चाहिए, हमको अपनी हक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। क्यों, जब यहाँ संसद में हो या विधानसभा में हो, जब वहाँ सारे पुरुष वर्ग ही हैं और 8% 9% कहीं महिलाएं मिलेंगी किसी राज्य में, तो ये क्यों होना चाहिए। हमको भी बराबरी का हक चाहिए और हम भी सदन में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हम महिलाओं के लिए पॉलिसी ला सकते हैं। जो ऐसी बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जो अभी तक महिलाओं के लिए लागू नहीं की गई हैं, उन पॉलिसियों को हम लाने के लिए एकजुट होकर के, और हमें अपना 50% की भागीदारी अगर मिलती है तो निश्चित हम इस देश को बदलने में महिलाओं का काफ़ी योगदान रहेगा और हम देश को बदलेंगे। ये हमारी आवाज़ है।